कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग अपनी एनडीए की प्रीवियस ईयर्स की पेपर सीरीज आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले हमने 2 पार्ट ऑलरेडी कवर कर दिए। 2018 का जो सेकंड पेपर है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। आपको पता होगा कि रियल टाइम में क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करना है। इस पार्ट में हमने 51 से स्टार्ट करना है, 50 तक हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। पहला टॉपिक हमने प्रोबेबिलिटी उठाया है। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में से जो प्रोबेबिलिटी के आए हुए क्वेश्चंस है उनको हमने एक्सप्लेन किया है विद कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तो आप जाके देख सकते हैं। आज हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। 50 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे। आज हम 51 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 51 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट this and this internally and externally in the ratio of 2:3। तो क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, लेकिन हम एक मेथड बता सकते हैं जिसके यूज करके आप इस क्वेश्चन से ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। किस्मत अच्छी है तो एग्जैक्ट एक ही ऑप्शन मिल जाएगा, अदरवाइज थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 पॉइंट्स का लाइन सेगमेंट दे रखा है, उसको इंटरनली और एक्सटर्नली जो पॉइंट डिवाइड करते हैं वो 2:3 के रेशियो में जो डिवाइड करते हैं उन पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस बताएंगे। यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीस 2 पॉइंट्स एक्सटर्नली एंड इंटरनली। तो ये फॉर्मूला आपको पता है, इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन वाला, बस प्लस और माइनस का डिफरेंस आता है। इसका अगर हम फिगर बनाएंगे तो क्या बनेगा, ये P है 4,3, ठीक है, ये Q दे रखा है 5,7। एक पॉइंट इनको इंटरनली डिवाइड करता है 2:3 के रेशियो, ठीक है, ये आप निकाल लेंगे। और इसी में एक P और ये Q हमने मान लिया है, और इसको कोई एक्सटर्नल पॉइंट डिवाइड करता है 2:3 के रेशियो। तो आपको ये पॉइंट 4,3 पता है और ये 5,7 पता है। आप चाहे तो इसी में भी बना सकते थे, ये हम कहीं E मान लेंगे, ये पॉइंट ये एक्सटर्नल का है, ये इंटरनल का है। आपको EI डिस्टेंस निकालनी है, ये कैलकुलेट करनी है। हमको फॉर्मूला पता है क्या होता है, mx2 प्लस इंटरनल केस में होता है nx1 अपॉन में m प्लस n, और my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n, और mn क्या है, रेशियो, ये m है और ये n। ये फॉर्मूला आपको पता है। इंटरनल में और एक्सटर्नल में बस माइनस आ जाएगा सब जगह। तो दोनों पॉइंट आप निकाल लेंगे और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट लगा देंगे, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। वो जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आपको मिल जाएगा। ये बेसिक कैलकुलेशन है, ये आप कर सकते हैं, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा इस चीज में, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है। स्टार्टिंग में आपके पास टाइम नहीं है तो आप स्टार्टिंग में आप क्या कर सकते हैं, टाइम इन बड़े क्वेश्चंस पे ना देके पहले इजी वाले क्वेश्चन कर सकते हैं, बाद में आप इनको करिएगा, ठीक है, लेकिन छोड़ने वाला क्वेश्चन नहीं है। हाँ, ऑप्शंस कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शंस में देखिए कैसे होता है, हम अगर PQ की डिस्टेंस निकालते हैं, PQ ये जो दे रखे थे, ये जो 2 पॉइंट दे रखे थे, इनके बीच की डिस्टेंस निकाल लेते तो PQ कितना आ जाता है, PQ √x2 - x1 1 बचेगा और y2 - y1 4 का स्क्वायर 16, यानी √17 तो सिर्फ PQ आ रहा है। अब देखिए ऑप्शंस कैसे एलिमिनेट होते हैं। PQ हमारा √17 है तो PI कितना हो जाता है, PI हो जाएगा 2 हिस्सा है टोटल 5 का, टोटल इन रेशियोज को ऐड करेंगे 5 है, उसका 2 हिस्सा है और टोटल डिस्टेंस √17 है। ये रेशियो निकालना आता होगा आपको। और अगर हम IQ देखते हैं तो IQ हमारा 3 हिस्सा है टोटल 5 का। आप देखिए ना, PI ही 2/√17 है, तो अब ये ऑप्शन तो मेरा हो ही नहीं सकता, जो ऑप्शन C दे रखा है। क्यों, क्योंकि कोई भी हिस्सा आप अगर PI उठाओगे या IQ उठाओगे उसमें रूट, देखिए ऑप्शंस बहुत ऐसे दे रखे हैं कि कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि √17/5 हर एक में दे रखा है, ठीक है। ऑप्शंस एलिमिनेट कैसे कर दिया कि मैंने एक ही हिस्सा, ये PI ही 2/√17 आ रहा है या 3/5√17 आ रहा है। √17/5 तो कम हो गया ना, अभी तो हमें EI और जोड़ना पड़ेगा इसमें, ये डिस्टेंस तो हमने ऐड नहीं करी थी, ये तो इसमें ऐड होगा, और तो ऑप्शन C तो हो ही नहीं सकता हमारा आंसर। ये किस्मत की बात है, ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं उन्होंने कि कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। बाकी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसमें आपको बस फॉर्मूला लगाना है, ये फॉर्मूला मैंने बता दिया और डिस्टेंस निकल आएगी, ठीक है। लेकिन हाँ, ऑप्शंस कभी कभी होता है ना, डायरेक्ट ऑप्शन एक ही दे रखा होता है √17/5, तो वो डायरेक्ट हम टिक कर सकते थे। यहाँ देखिए √17/5 हर ऑप्शन में दे रखा है,
और एग्जाम्पल से अगर हम इस डिस्टेंस के रेशियो से ही कंपेयर करें तो ये 2√17/5 इतनी डिस्टेंस हो सकता है कि वो पॉइंट उस साइड हो, तो 3/5√17 इससे बड़ा ही फैक्टर आएगा। इससे बड़े फैक्टर 3 दे रखे, मेरे हिसाब से तो 3 भी नहीं होगा, डी पार्ट भी नहीं होना चाहिए, ए और बी में से आंसर होना चाहिए। आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा। तो मैं भी 3 ऑप्शन छोड़ रहा हूँ, इनमें से एक आंसर आएगा, लेकिन सी पार्ट 100% नहीं हो सकता है। ये आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि इतना ही हिस्सा 2/17/5 है, ठीक है, उससे बड़ा ही आएगा, उससे छोटा नहीं आएगा। तो आगे चलते हैं, ये कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि इसका फाइनल आंसर कौन सा पार्ट आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए क्या है। 51 हम ऑलरेडी करा चुके हैं, ठीक है, ये वही कैलकुलेशन है जो पिछले पार्ट की पड़ी हुई थी। 52 क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन दिस एंड दिस। देखिए क्वेश्चन ये भी टफ नहीं है, सिर्फ वेरिएबल्स दे रखे हैं। वेरिएबल्स में होता क्या है कि हम कैलकुलेशन नहीं कर पाते, कैलकुलेशन कैंसिल आउट नहीं होते, वो वेरिएबल चलते रहते हैं। इस क्वेश्चन को लास्ट में करिएगा, लेकिन छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन कैलकुलेटिव है लेकिन छोड़ना नहीं। क्वेश्चन में पहले लाइन का स्लोप क्या आ जाएगा, m1 कितना आ जाएगा, माइनस का, ये सीधा डिवाइड y = mx + c फॉर्म में लिखेंगे तो वैल्यू आएगी mn + n² अपॉन में m² - mn। m2 कितना आ जाएगा, mn - n² अपॉन में mn + m², ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है tan थीटा की वैल्यू आती है mod m2 - m1 अपॉन 1 + m1 × m2, इतना ध्यान रखना है। ये फॉर्मूला पता है, मॉड एक्चुअली हमें नहीं पता होता है कौन सा एंगल बड़ा है, इसलिए मॉड लेके चलते हैं, दो पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं। तो आप पूरी कैलकुलेशन करना है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट 2 फ्रॉम द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, ठीक है, माइनस का 2 लेंगे हम क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में ले रहे हैं, एंड इंक्लाइंड एट 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ, ये प्लस ले लेंगे tan 30 डिग्री। तो ये 1/√3 - c y = तो x - y देखिए 3 तो नहीं आएगा, इंटरसेप्ट तो 2 दे रखा है, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं हो जाएंगे। इंटरसेप्ट तो 2 दे रखा है और 2 के साथ √3 आएगा और दोनों माइनस के हैं तो y भी माइनस का होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ये मैंने ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए डायरेक्ट। कैसे किए वो देख लीजिए। बेसिक यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट हमें उस लाइन की वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच मेक्स एन इंटरसेप्ट ऑफ 2 इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y and angle of 30 डिग्री with the positive direction of x axis। तो ये इक्वेशन में हमें निकालनी उस लाइन की इक्वेशन। तो फॉर्मूला क्या होता है, y = mx + c, ये इंटरसेप्ट फॉर्म होता है जहाँ पे c हमारा y इंटरसेप्ट होता है और m स्लोप। तो ये 30 डिग्री दे रखा था, यानी tan 30 डिग्री x एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में बना रखा था, x एज इट इज रहेगा, और ये -2 दे रखा था, ये y की वैल्यू। ये मुझे पता है कि 1/√3 तो x/√3 हो गया -2, तो मुझे पता था 2 तो आएगा ही आएगा, 3 तो आने का तो ऑप्शन ए और बी तो इसी तरीके से एलिमिनेट हो गए थे। या √2 नहीं आएगा क्योंकि √3 होता है फॉर्मूले में, tan 30 के फॉर्मूले में, और ये y दे रखा है। x सारे प्लस के मतलब y भी माइनस का होगा, तो y और √3 ये माइनस के दो ही में दे रखे थे, यानी कि जब आप एलसीएम ले लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी x - √3y - 2√3 = 0। ये फाइनल आंसर, ठीक है। इजी कैलकुलेशन थी, इसमें आप ऑप्शन देख के कर सकते थे। कोई दिक्कत है थोड़ा सा रिमाइंड करिएगा वीडियो को, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन दिस एंड पैरेलल टू लाइन दिस। देखिए ये फैमिली ऑफ लाइंस है, इससे क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। 2018 के सेकंड पेपर में भी पूछा गया था, ये 2018 का फर्स्ट पेपर, यानी कि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सिर्फ डेटा चेंज हुआ है। हाँ, पैरेलल इस लाइन के है तो हम ऑप्शन इससे भी एलिमिनेट कर सकते थे कि इसका स्लोप m आ रहा है और इसी के पैरेलल हमें लाइन चाहिए, तो स्लोप 1 इसमें मिलेगा, इसमें मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा स्लोप 1 क्योंकि 5/7 हो जाएगा, स्लोप 1 नहीं आएगा। इसका स्लोप 1 है, इसका स्लोप, देखिए एक तो ऑप्शन कम हुआ ना, हो सकता है 2 ऑप्शन कट जाते हैं हमारे, तो इससे ऑप्शंस पहले एलिमिनेट कर लीजिए कि जिस लाइन के पैरेलल या परपेंडिकुलर दे रखा है उनके स्लोप्स के अकॉर्डिंग हम ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते थे। वी हैव टू एलिमिनेट द ऑप्शन फर्स्ट, एंड इसके बाद हमें यूज क्या करना है, फैमिली ऑफ लाइन क्या होती है, लाइन 1 + λ टाइम्स लाइन 2 = 0।
ठीक है, फैमिली ऑफ कर्व्स का फॉर्मूला होता है, पहली लाइन है हमारी x प्लस 2y माइनस 3 प्लस का लेमडा टाइम्स दूसरी लाइन क्या दे रखी है, दूसरी लेमडा टाइम्स दूसरी लाइन दे रखी है 2x माइनस y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये इस लाइन के पैरेलल है, तो इसका स्लोप कितना आ जाएगा, x का कोफिशिएंट कितना है 2 लेमडा प्लस 1 यहाँ से मिलेगा अपॉन में माइनस होता है, माइनस का x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा माइनस लेमडा प्लस 2, और ये वैल्यू किसके इक्वल है 1 के। ठीक है, इसका स्लोप 1 है क्योंकि इस लाइन के पैरेलल आएगा, तो यहाँ से आपको बस ये निकाल लेनी है वैल्यू, तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस 2 लेमडा माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस लेमडा प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया तो ये वैल्यू उधर जाएगी, तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3। आप बस इस लाइन में पुट कर दीजिए जाके माइनस 3, तो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगी। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या आ जाएगी, आप चाहे तो सिंपल स्लोप में रख के देख सकते हैं, स्लोप ऊपर कितना आ जाएगा 3 6 और प्लस 1 5 आ जाएगा, और 5 हमारा एक ही ऑप्शन में दे रखा है, वो है सी ऑप्शन। ठीक है, आप देखिए 2 लेमडा x का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा 2 लेमडा प्लस 1 आ रहा है ना, तो माइनस 3 रखेंगे तो माइनस 6 प्लस 1 5 आएगा 5x। तो ये आप निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन ये आप कर सकते हैं, पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी, मैं ऑप्शन एलिमिनेट करना था। कोई भी दिक्कत है थोड़ा सा रिवाइंड करिए, और ये इजी कॉन्सेप्ट है, इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते हैं और ऐसे ही करना होता है इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 देखिए क्या कह रहा है, ये इजी क्वेश्चन था, ये आप कर सकते हैं, इसको बाद में के लिए नहीं छोड़ना, तुरंत ही करना है। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स हुज वर्टिसेस आर, वर्टिसेस हमारी प्लस माइनस a, 0 होती है वर्टेक्स के केस में, ये पहला पार्ट ये वाला दे रखा है, और फोकाई होती है प्लस माइनस a e, 0। तो a हमारा 5 है, तो x के नीचे 5 का स्क्वायर आएगा, ये ऑप्शन नहीं हो जाएगा और ये ऑप्शन नहीं हो जाएगा, मानिए हमारे a और c में से ही आंसर आएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर होता है, और बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर होता है, क्योंकि ई की वैल्यू 1 से कम होती है, हाइपरबोला में इट इज ई स्क्वायर माइनस 1, ई इज ग्रेटर देन 1, दैट्स व्हाई इट विल बी ई स्क्वायर माइनस 1 इन केस ऑफ हाइपरबोला। तो बी स्क्वायर, अभी देखिए ई को निकालने की जरूरत नहीं, सिंपल आप ए स्क्वायर लिखिए माइनस ये हो जाएगा ए ई का स्क्वायर, तो ये आ रहा है वैल्यू 25 माइनस 469 हो जाएगी, यानी कि हमारा ए पार्ट आंसर हो जाएगा। होप इतना क्लियर है। कैसे किया हमने, a की वैल्यू क्या दे रखी थी 5, तो ये 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और ये वैल्यू 4 दे रखी थी, तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, यानी वैल्यू 9 आ जाएगी t स्क्वायर की। आई होप इतना क्लियर है, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी इसमें, थोड़ा सा डाउट है तो रिवाइंड करिएगा, क्वेश्चन को समझ में आ जाएगा हर एक चीज। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए क्या कह रहा है, ये पार्ट अलग है, ठीक है, इसको हटा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए क्या कह रहा है, द लेंथ p ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन, तो ओरिजिन से अगर इस लाइन में परपेंडिकुलर डालेंगे तो मॉड c बचेगा रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसकी वैल्यू p है, तो p बिल्कुल सही है ऑप्शन। ठीक है, स्क्वायर करा देंगे, ये पार्ट आ जाएगा, ये बीच, और द लेंथ ऑफ, ये बीच में प्लस दे रखा है, एग्जैक्ट दिख नहीं रहा है, द लेंथ p ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन, इस लाइन पे निकालेंगे तो ऊपर मॉड c में 1 है, और रूट में x का कोएफिशिएंट 1 अपॉन में a स्क्वायर है, y का कोएफिशिएंट 1 अपॉन में b स्क्वायर, और इसकी वैल्यू p दे रखी है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये ऑप्शन भी सही है हमारा। तो 1 और 2 किसमें दे रखे हैं, 1 और 2 दोनों सही ऑप्शन, इसमें नहीं दे रखे हैं, इसमें नहीं दे रखे, यानी कि A और C में से हमारा ऑप्शन एक सही होगा, उसको चेक कर लेते हैं जरा। दो में 1 और 2 तो करेक्ट है ही नहीं, 1 और 2 हमारे A और C में दे रखे थे, यानी कि हमें एक बार और थर्ड भी चेक करना पड़ेगा। द लेंथ P ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन, इस लाइन पे अगर हम ओरिजिन से परपेंडिकुलर डालेंगे तो मॉड c अपॉन में रूट में x का कोएफिशिएंट y का कोएफिशिएंट 1 प्लस m स्क्वायर हो जाएगा, और ये वैल्यू p के इक्वल है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये वैल्यू तो नहीं आएगी, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो c स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस m स्क्वायर की वैल्यू p स्क्वायर है, तो इन्वर्स कर देंगे तो 1 प्लस m स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर आएगा, ये नहीं है, तो ऑप्शन 3 गलत है हमारा, सी पार्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 57 क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 2, 3 एंड मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑन द पॉजिटिव y एक्सिस इक्वल टू ट्वाइस इट्स इंटरसेप्ट ऑन द पॉजिटिव x एक्सिस। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत ही इजी है, इस क्वेश्चन को
आप ऑप्शंस के थ्रू भी एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर ऑप्शंस में एक या दो ऑप्शन सिमिलर आ रहे हैं, दो ऑप्शन सिमिलर आ रहे हैं, तीन ऑप्शन सिमिलर आ रहे हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और कोई कैलकुलेशन, बहुत इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए इंग्लिश में भी समझा देते, कई बच्चों की रिक्वेस्ट है, इंग्लिश में समझा दिए। You have to find the equation of line which passes through point 2, 3, ठीक है, and which makes an intercept with x-axis and y-axis. The length of y-intercept is twice the length of x-intercept. ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, हिंदी में भी समझा देते हैं कि x-axis पे जितनी जो लेंथ काटी है उसने, y-axis पे जो कटेगी वो उसकी डबल होगी। यानी x, हमें फॉर्मूला पर इसका देखिए, हम तो पहले डायरेक्ट इसका आंसर बता देंगे कि वैल्यू 2, इसका आंसर आ जाएगा बी पार्ट। हमें कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में। अच्छी बात ये दे रखी कि वो ऑप्शन यूनिक दे रखा है। कैसे? पहली बात तो लाइन किससे पास हो रही है? 2,3 से 2,3 से पास हो रही है। द लाइन इज पासेस थ्रू 2,3, द पॉइंट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो यू हैव टू पुट द पॉइंट ऑन द गिवन ऑप्शंस एंड एलिमिनेट द आंसर। मुझे पहले, अगर हम ये 2,3 इस लाइन में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 + 3 7, 7 5 के इक्वल नहीं है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता था। जैसे मैंने इसमें पुट किया तो 4 + 3 7, 7 = 7, ये लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। तीसरे में भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, चौथे में भी सेटिस्फाई। चौथे में देखिए पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन इंटरसेप्ट दोनों पॉजिटिव साइड में थे। यहाँ पे देखिए इसमें और इसमें पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा था। अब देखिए पॉइंट 2,3 आप इसमें पुट करेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी, या 7 = 7 हो जाएगी। 2,3 इसमें रखेंगे तो भी वैल्यू 0 हो जाएगी। पॉइंट तो दोनों लाइन को सेटिस्फाई कर रहा था, लेकिन इंटरसेप्ट हमारा पॉजिटिव होना चाहिए था। यहाँ पे देखिए नेगेटिव साइन ही नहीं आएगा। एक्स इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है और वाई इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है। एक्स की लेंथ अगर a है तो y की लेंथ 2a होगी, ये वैल्यू दे रखी है y, ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। दोनों प्लस के आने चाहिए था ना, नेगेटिव का तो सवाल ही नहीं उठता। इसीलिए ये ऑप्शन पे तो हमने पॉइंट भी नहीं चेक करना था। लेकिन फिर भी मैं, कई बच्चों के माइंड में आएगा कि अगर पॉइंट से एलिमिनेट कर रहे थे आप तो दो जगह पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा था। लेकिन बच्चे दो जगह पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा था, लेकिन उस इक्वेशन में दोनों इंटरसेप्ट पॉजिटिव होने चाहिए थे, वो एक ही ऑप्शन में रखा था। तो नेगेटिव वाला हमें चेक ही नहीं करना था। ठीक है, तो आप इससे भी लिमिट कर सकते थे। बाकी बेसिक आपको पता है, ये मैंने इक्वेशन लिख दी और x + y/में 2 = a हो जाएगा। ये पॉइंट यू हैव टू पुट इट हियर, तो ये 2 + 3/2 की वैल्यू a की वैल्यू हो जाएगी 7/2 = a। आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपकी इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। देखिए क्या कह रहा है। अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है, कैलकुलेटिव हैं, अच्छे भी हैं। इसमें आप इन्हीं में आपको ट्रिक्स लगानी सीखनी है। Let the coordinates of points A, B, C are this respectively. Where are coordinates of the point D, which is the foot of perpendicular from A and B? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कई बच्चे इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखते हैं, बहुत अजीब सा फॉर्मूला बनता है। हम फॉर्मूला नहीं याद रखेंगे, हम आपको एक तरीका बताएंगे जिसके थ्रू आप बहुत कम कैलकुलेशन में इसको कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, पहले हम वो कर दे रहे हैं, उसके बाद हम उसको डीपली एक्सप्लेन कर देंगे। मेरे हिसाब से हमें कितनी कैलकुलेशन करनी पड़ी, कितना लिखना पड़ता है वो देखिए। तो ये वैल्यू आएगी 2 8 -3 और वैल्यू हो जाएगी 2 64 -12 54। तो ये वैल्यू दे देगा 6 + 32 -6 8 -16 -15 8 + 40 + 6। सी पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा। बस इतनी कैलकुलेशन करनी थी। क्वेश्चन समझ में आया? ये तो मैंने लिखा है आपके सामने, और भी कम टाइम में, अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट है तो और भी कम टाइम लग सकता है। कैसे किया आप उस प्रोसेस को समझ लीजिए। प्रोसेस बहुत अच्छा है। देखिए इसमें कई प्लेन आ जाता है, लाइन आ जाती है, लाइन की इक्वेशन दे रखा होगा, कई फॉर्मेट में दे रखा है, तो दिया जाता है ये क्वेश्चन। और इसमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछता है, पॉइंट इमेज पूछता है, पॉइंट की डिस्टेंस फुट ऑफ परपेंडिकुलर टू द पॉइंट पूछता है। क्वेश्चन समझ में हो गया, इसके कई फॉर्मेट बनते हैं। हम कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, आप देखिए। हमें क्वेश्चन में कहा था कि ये पॉइंट बी दे रखा है, ये पॉइंट सी दे रखा है, और पॉइंट ए से वी हैव टू ड्रॉ अ फुट ऑफ परपेंडिकुलर व्हिच इज डी, और मुझे ए बी गिवन है। ए था हमारा 1 8 4, बी था हमारा
0 माइनस 11 4 और सी पॉइंट था 2 माइनस 3 1। ठीक है, इतना समझ में आ गया। हमने क्या किया, पहले डायरेक्शन निकाल ली BC की, तो BC की डायरेक्शन कितनी आ गई, C माइनस B करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2 8 और -3। ये आपको पता चल गया, IJ के लिखने की जरूरत नहीं है यार। BC निकाल लिया, ये तो मैंने, ये देखिए ये हमने BC निकाला था पहले। ठीक है, उसके बाद AD इज परपेंडिकुलर टू BC है कि नहीं, यही है, AD इज परपेंडिकुलर टू BC, यानी कि AD हमने निकाला नहीं, यानी BC डॉट AD कैसे निकलेगा, D का पोजीशन वेक्टर माइनस A का पोजीशन वेक्टर, यही तो करेंगे, और वैल्यू क्या आएगी 0, यानी कि BC का हम D से डॉट कराएंगे, इक्वल आएगा BC का हम A से डॉट कराएंगे। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट बहुत इजी होता है। BC हमें पता है, BC हम निकाल चुके हैं, ये हमने निकाला था BC, ये देखिए ये निकाल दिया हमने, ये आपको कैलकुलेशन करी, ये तो हमने आपको समझा रहे हैं, मैंने डायरेक्ट BC निकाल लिया था, 2 8 माइनस 3 आया था, इसका मैंने तुरंत A से डॉट करा दिया, क्योंकि A से डॉट कराने पे जितनी वैल्यू आएगी उतनी ही फुट ऑफ परपेंडिकुलर के साथ डॉट कराने पे आएगी, तभी तो उनका डॉट 0 होगा भैया, क्योंकि AD वेक्टर कैसे निकलेगा, D माइनस A करके निकलेगा, और AD वेक्टर निकालने के बाद उसका हम BC से डॉट कराएंगे तो ओवरऑल रिजल्ट 0 हो जाएगा, यानी कि जितना A का डॉट कराएंगे BC से उतना ही आएगा, जो पॉइंट हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए उसका भी BC से डॉट 0 उतना ही आना चाहिए। तो जैसे मैंने A के साथ डॉट कराया तो वैल्यू आई 54, फिर मुझे क्रॉस चेक करना पड़ा कि इस डायरेक्शन का किस पॉइंट के साथ डॉट 54 दे रहा है। जैसे मैंने इसके साथ कराया तो मुझे पता चल गया ये तो सम 54 नहीं हो रहा है, आप देख सकते हैं जाकर, यहाँ पे जैसे मुझे ये तो निगेटिव हो गया, ये तो और कम दे देगा, ये 54 हो रहा था। ठीक है, तो मुझे रिक्वायर्ड आंसर मिल गया 54। तो ये तरीका आपको समझ में आ गया कि नहीं, ये बहुत इजी तरीका है, ये प्लेन में दिया हो, चाहे लाइन के फॉर्म में दिया हो, चाहे इस टाइप के फॉर्मेट में दिया हो, हर जगह वैलिड होता है। अदरवाइज जो आप जनरल फॉर्मूला याद करेंगे वो प्लेन के लिए अलग याद करेंगे, हर चीज के लिए अलग याद, तो उससे बेटर है कि आप ये यूज करिए। कोई डाउट है आप थोड़ा सा रिवाइंड करिएगा वीडियो को। अगला क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, 61 देखिए क्या कह रहा है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ PQR ऑफ अ ट्रायंगल PQR दे रखे हैं, एंगल दे रखा है, यानी एक ट्रायंगल है, ऐसे मान लीजिए PQR, और एंगल हमको Q वाला दे रखा है, ये थीटा दे रखा है, तो एंगल हमसे ये वाला पूछ रहा है, ये वाला एंगल पूछ रहा है कितना है, टू फाइंड द एंगल PRQ। वर्टिसेस दे रखी हैं 1 -1 1 3 -2 2 और 0 2 6, ऐसा बोल रहे हैं। तो इस सिचुएशन में PQ कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा 3 2 -1 और 1। PR कितना आ जाएगा, -1 3 5। इनके बीच का अगर हम डॉट कराएंगे तो वैल्यू आएगी -2 -3 +5, 0 हो रहा है, यानी ये आपस में परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, एक ही से कैलकुलेशन हो गई हमारी। क्वेश्चन समझ में आ गया, जब ये परपेंडिकुलर है, एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि तीनों का सम हमारा 180 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासेस थ्रू पॉइंट दिस। तो इस क्वेश्चन को यार बहुत इजी तरीके से कर सकते थे। इस क्वेश्चन को अगर हम करेंगे तो -1 -6 हमारा ऑप्शन ए पार्ट सही हो जाएगा। कैसे इसको करने के, यार देखिए बेसिक तरीका तो बहुत लेंदी है, बेसिक तो अप्लाई मत करिएगा, वो आप दो वेक्टर निकालेंगे, फिर उनका क्रॉस करा के परपेंडिकुलर निकालेंगे, फिर आप प्लेन वाला r.n बराबर a.b वाला जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वो अप्लाई करेंगे, तो r.n वाला जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। शॉर्ट तरीका क्या है, 3 पॉइंट दे रखे हैं, पॉइंट प्लेन पे है, प्लेन को सेटिस्फाई करेंगे ना, और पॉइंट जो मैंने सबसे इजी वाला उठाया जिसमें हमारी कैलकुलेशन का, वो मैंने थर्ड पॉइंट उठाया और इक्वेशन पे रखना शुरू किया। पहले वाले में मैंने देखा y तो 0 हो जाएंगे, सीधा यहाँ -5 आता है, ये +6 हो जाता है, ये 3 के इक्वल, इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यहाँ देखिए -5 -6 तो -11 हो रहा है, 6 0 नहीं होगा, और यहाँ पे देखिए करेंगे तो -10 -18 ये भी 0 नहीं होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ आ जाता -10 और +12, 2 इधर है, इक्वल टू 2 है, देखिए पूरा 0 हो जाएगा, यही इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है।
दूसरा तरीका, कभी कभी क्या होता है कि मोर देन वन ऑप्शन एक पॉइंट को सेटिस्फाई करते हैं, तो हम दूसरा पॉइंट रख के उन दो ऑप्शंस में वो दूसरा पॉइंट रख के देखते हैं, तीसरा पॉइंट रख के देखते हैं। अगर ये लेंदी लग रहा है तो हम करते क्या, किन्हीं दो पॉइंट से एक वेक्टर निकाल लीजिए, कोई भी वेक्टर, मान लीजिए ए बी वेक्टर निकाल लेते हैं, और ए बी वेक्टर और प्लेन्स के नॉर्मल वेक्टर का डॉट जीरो होता है क्योंकि परपेंडिकुलर होता है ना। आप ये भी बाद में ये तरीका भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है यार, सीधा पॉइंट रखिए, प्लेन में सेटिस्फाई करिए, काम खत्म। 62 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द परपेंडिकुलर दैट फॉल फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द लाइन, ठीक है, अपॉन द टू स्ट्रेट लाइन दिस एंड दिस। क्वेश्चन कह रहा है कि एक लाइन है, उस लाइन के किसी भी पॉइंट से हम दो गिवन लाइन पे परपेंडिकुलर गिराएंगे तो उनके बीच का रिलेशन, उनकी लेंथ के बीच का रिलेशन क्या है, इक्वल आएंगे, ग्रेटर, लेस, जो भी है ऑप्शन में दे रखा है, इस हिसाब से बताना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन आप इंग्लिश में दिया है, आप पढ़ सकते हो, इंग्लिश में आपको मतलब समझ में आता होगा। वी हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम द लाइन टू टू गिवन लाइंस, तो उनके बीच में रिलेशन बताना है। तो पॉइंट आप इजी पॉइंट सेलेक्ट करिए, किसी एक को जीरो रखेंगे तो y अगर हम जीरो रख देते हैं, y जीरो रख देंगे तो x इस लाइन पे कोई भी पॉइंट हो, इस लाइन पे अगर हम कोई पॉइंट लेंगे तो अगर y जीरो रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी, कि x जीरो रखने से 5/11 थोड़ा बड़ा पॉइंट हो रहा था, इसीलिए हम y को जीरो कर रहे हैं। x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा हमारा 5/2, 5/2, ठीक है, समझ में आ रहा है? थोड़ी इजी कैलकुलेशन हो जाएगी। इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डालेंगे पहले लाइन पे, तो P1 कितना आएगा, मॉड में 24 का हाफ कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 60, ये तो जीरो हो जाएगा, -20 अपॉन में अंडर रूट 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो जाएगी, ऊपर आएगा 40 अपॉन में 25, क्योंकि 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर एक्चुअल में 625 हो जाएगा और उसकी वैल्यू 25 हो जाएगी, तो ये 40/25 आ जाएगा P1। या इसको कैंसिल आउट करके हम लिख सकते थे 8/5 P1 आ रहा है। P2 इस लाइन पे गिराएंगे तो वैल्यू हो जाएगी, इसका हाफ करके 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ये 4 का हाफ 2 और 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे 10 आ जाएगा। आई होप इतना क्लियर है। -2 अपॉन में रूट 25, यानी ये भी कितना आ रहा है 8/5, बोथ आर इक्वल टू। कैलकुलेशन आपके ऊपर है, कैसे करनी ये आप पे डिपेंड करता है। मैंने क्या किया, किसी एक पॉइंट को जीरो करना था, 11 अगर हम x को जीरो कर देते तो 5/11 थोड़ा अजीब सी कैलकुलेशन होती, लेकिन मुझे दिखा कि y को जीरो करने से 5/2 आ रहा है, तो एक पॉइंट, कोई पॉइंट लेना था, कहीं भी लेना था, उस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना था, दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर जो आएगा उसके रिलेशन बताना था, तो वो हमारा इक्वल आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है, स्फीयर ऑफ अ कांस्टेंट रेडियस r थ्रू द ओरिजिन intersects the coordinate axis a b and c, what is the locus of the centroid of the triangle। देखिए इस क्वेश्चन को अगर आपको अच्छी कमांड है तो करिएगा, अदरवाइज स्किप कर दीजिए लास्ट के लिए, लेकिन ये भी छोड़ने लायक क्वेश्चन नहीं है। बट अगर आपको स्फीयर वगैरह जैसे सर्कल अच्छे से पढ़ लगा, जो सर्कल का रिलेशन जैसे सर्कल में होता है सेम कॉन्सेप्ट इधर लगता है, स्फीयर ये 3D फिगर हो जाता है। बट अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, हम स्किप नहीं करेंगे, बट आपको स्किप कर देना, लास्ट के लिए करना, लेकिन छोड़ना नहीं है इस क्वेश्चन को, ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट एक्सिस पे टच करेगा, ओके, और इंटरसेक्ट में अपॉन में 3 आता है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, 9 एक ही सिचुएशन में आएगा, वो आएगा सी पार्ट। देखिए ऑप्शन, इस टाइप के क्वेश्चन में ऑप्शन यूनिक दे रखे होते हैं। अब मैंने कैसे टिक कर दिया वो देख लीजिए। पॉइंट्स क्या हो जाएंगे इस सिचुएशन में, हमारा स्फीयर कितना आ जाएगा, देखिए 3 पॉइंट से पास होगा, a, 0 0 0, b, 0 0 c, ठीक है। ओरिजिन से भी पास हो रहा है 0 0 0, ये देखिए इसने बता रखा है। इंटरसेक्ट 3 कोऑर्डिनेट्स पे, तो इस सिचुएशन में हमारा सेंटर का इक्वेशन क्या हो जाएगी, x² + y² + z² -ax -by -cz = 0। सर्कल नहीं, सर्कल में होता था कि अगर सर्कल बिल्कुल एग्जैक्ट सर्कल वाली इक्वेशन होती थी, ये क्वेश्चन डायरेक्ट कैसे आ गई, सर्कल अगर ओरिजिन से पास होता तो कांस्टेंट 0 होता था, यहाँ पे भी वही है, अगर ये ओरिजिन से पास हो रहा है तो इसका कांस्टेंट 0 हो जाएगा, बाकी सारे कोफिशिएंट आते हैं। तो इस सिचुएशन में रेडियस कैसे आती है, रेडियस आती है अंडर रूट में x के कोफिशिएंट का हाफ 2
जी एच होता है सर्कल में, वैसे ही यहाँ पे 2ax होता है, 2by होता है, 2cz होता है। तो ये हो जाएगा x बाई a बाई 2 का होल स्क्वायर, b बाई 2 का होल स्क्वायर और c बाई 2 का होल स्क्वायर, और कांस्टेंट तो है नहीं, जीरो है, तो ये 4r स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, सेंट्रॉइड एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल की वर्टिसेस a b c दे रखी हैं, ये a है, ये b है और ये c है। वो आ जाएगा हमारा a बाई 3, b बाई 3, c बाई 3। फॉर्मूला आपको पता है, लोकस के लिए हम x y z मान के चलते हैं, लोकस। ठीक है, तो x की वैल्यू 3x a की वैल्यू आ जाएगी, 3y b की वैल्यू आ जाएगी और 3z c की वैल्यू आ जाएगी। ये उठा के इसमें रख दीजिए जाके, यहाँ पे हमारा p c पार्ट आंसर हो जाएगा। हमें इतना पता चल गया था, मैंने डायरेक्ट कैसे किया था, क्योंकि सेंट्रॉइड में a अपॉन में 3 आएगा और 3 का स्क्वायर, क्योंकि रेडियस रूट में होती है, उसका स्क्वायर करेंगे तो इनका भी स्क्वायर होगा, तो ये वैल्यू हो जाती है 9। इस हिसाब से हमने किया था कैलकुलेशन। बाकी आप देख लीजिए, बाकी आप बेसिक तरीके से करना चाहे कर दीजिए, लेकिन स्टार्टिंग में करने वाला क्वेश्चन नहीं है, इसको बाद में करना है, लेकिन छोड़ना नहीं। अगर सर्कल आपने अच्छे से पढ़ रखा तो ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा था, इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन द पोर्शन ऑफ इट इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सेस इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट 2,3 इन रेशियो 3:2। क्वेश्चन बहुत इजी है यार। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हुए ही टिक करेंगे हम, तो मैं अगर टिक करूंगा इसको, मेरी तरफ से कैलकुलेशन हो जाएगी 8 9 18 12, टी पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे किया है, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, दो लाइन क्यों आ रही है ये भी समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा था कि एक इंटरसेप्टेड लाइन पे एक पॉइंट दे रखा है, वो है 2,3, जो इस लाइन को 3:2 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो ये आप रेशियो किस हिसाब से लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 3:2 या फिर 3:2 ऐसे लिखेंगे, 2,3 3:2 ऐसे लिखेंगे या 3:2 ऐसे लिखेंगे। उस सिचुएशन में दो लाइन पॉसिबल थे, लेकिन हमें ये कोई नोटंकी नहीं करनी थी। वी हैव, ठीक है, वी हैव टू जस्ट सेटिस्फाई द गिवन पॉइंट। ठीक है, पॉइंट इज गिवन ऑन द लाइन, सो वी हैव टू जस्ट सेटिस्फाई। हमें सिर्फ उस पॉइंट की जो है लाइन पे सेटिस्फाई कराना है इक्वेशन की। तो मैंने देखा 2 और 3 का सम 5 होना चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता था और ये ऑप्शन नहीं हो सकता था, क्योंकि पॉइंट्स लाइन को सेटिस्फाई करेगा। 2 + 3 5 होना चाहिए, 4 दे रखा है, तो ये सी ऑप्शन में भी दे रखा था, वो भी ऑप्शन नहीं हो जाएगा। अब या तो बी ऑप्शन होता है या तो डी ऑप्शन होता है। तो लाइन दोनों को सेटिस्फाई, भाई रेशियो चेंज करने से लाइन चेंज हो रही है, लेकिन लाइन तो वही है ना। तो यहाँ पे देखिए ये 5 आ रहा है, यहाँ पे जैसे रखा तो वैल्यू हो जाएगी 8 + 27, उसका सम 30 नहीं होगा, इसका मतलब डी पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा। आप चाहे उसको सेटिस्फाई करा लीजिए, सिंपल इतना करना है। यू हैव टू डू दिस, जस्ट सेटिस्फाई द गिवन पॉइंट। व्हाट इज द, आगे क्वेश्चन क्या गया, क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्ट्रेट लाइन। ये बोथ लाइंस पैरेलल है, √5 आएगा, यानी ऊपर हो जाएगा मॉड में 15/2 - 9/5, 3/10 बी पार्ट का आंसर होता है। कुछ नहीं करना है यार, ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो। मॉड C2 - C1/√a² + b² अप्लाई किया है, उस कंडीशन में a और b कोएफिशिएंट सेम करने होते हैं, तो यहाँ पहले 2 से डिवाइड कर देना, तो ये 15/2 हो गया और ये 9/5 आ जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है। बड़ा सा क्वेश्चन देखने में लग रहा है, डर लग रहा है, तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा। बस अगर टाइम है, मैनेज कर सकते हो, रीडिंग स्पीड फास्ट है तो पढ़ के एक बार पढ़िए जरूर क्वेश्चन को, फिर स्किप करिए, ज्यादा बेटर रहता है। Let P and Q be the position vectors of P and Q respectively with respect to origin. The points R and S divides PQ internally and externally in the ratio of 2:3. OR and OS are perpendicular. Then which of the following is correct? Okay. अच्छा क्वेश्चन दे रखा है यार, मेरे हिसाब से तो स्किप नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे अभी हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया था, स्टार्टिंग से करी थी 51 वाले क्वेश्चन को, सेम वही क्वेश्चन दे रखा है कि ये इंटरनली एक्सटर्नली डिवाइड करता है, उनके बीच की लेंथ निकाली थी, यहाँ पे ऊपर परपेंडिकुलर दे रखा है वेक्टर के फॉर्म में। ऐसा कुछ कह रहा है कि P और Q विद रिस्पेक्ट टू, ये P दे रखा है, ये Q दे रखा है, ठीक है, ये Q, एक पॉइंट R और S, इसको इंटरनली R है यहाँ पे जो 2:3 के रेशियो में डिवाइड करता है, और एक S है
कहीं पे एस होगा जो इसको एक्सटर्नली 2:3 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो हमें ओ एस, ओ आर और ओ एस परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के, तो ये इस हिसाब से बनाया हुआ है। इस सिचुएशन में आपको देखना क्या है, वही रेशियो लगेगा तो पॉइंट आर कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा 2Q प्लस 3P अपॉन में 5 हो जाएगा, ठीक है। और S पॉइंट कितना आ जाता है 2Q माइनस 3P, तो इनका जब परपेंडिकुलर इनका डॉट 0 हो जाएगा, 4 के साथ Q आएगा, 9 के साथ P आएगा, ए पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था क्वेश्चन में यार। क्वेश्चन में क्या था कि आपको सिर्फ ये पॉइंट निकाल लेने, एक्सटर्नल इंटरनल में क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते, इसका पोजीशन वेक्टर P दे रखा था, इसका पोजीशन वेक्टर Q दे रखा था, क्रॉस में क्रॉस मल्टीप्लाई होता है 2Q के साथ आता है 3, ये एक्सटर्नल में भी हो जाता है, बस साइन चेंज हो जाता है, यहाँ माइनस आ जाता है और उस वाले में इनका सब्ट्रैक्शन में 1 यहाँ 1 हो जाता है नीचे, ये एक्सटर्नल वाले केस में हो जाता है। और इनका डॉट जब कराएंगे तो कांस्टेंट नीचे वाला हटा दीजिए, एक में 2Q माइनस 3P डॉट कराएंगे हम 2Q प्लस 3P से इसका 0 हो जाएगा, तो 4Q स्क्वायर की वैल्यू 9P स्क्वायर आनी चाहिए। बस इतना ही था क्वेश्चन, पॉइंट आप निकाल सकते हो और कुछ नहीं था क्वेश्चन में। What is the equation of sphere whose center is at this and radius is 6 unit? सेंटर 2, 3, 4 दे रखा है, तो देखिए ये तो हम ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते थे, 4 माइनस 6 माइनस 8, 4 माइनस 6 माइनस 8 ये ऑप्शन नहीं होगा, 4 माइनस 6 माइनस 8 आना चाहिए एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट में, 4 माइनस 6 माइनस 8, यानी ए और सी दो ऑप्शन अभी भी बचे हैं, मुझे कैलकुलेशन थोड़ी सी करनी पड़ेगी। और इनका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 16 यानी 29 और उधर आएगा 36, 7 आंसर आएगा, ए पार्ट हमारा सही हो गया। कुछ नहीं करना कैलकुलेशन। कैसे किया हमने, देखिए जो जैसे सेंटर में होता था कैसे क्या करते थे, x माइनस सर्कल में क्या करते थे x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, ऐसे करते थे ना। और a और b क्या होते थे सेंटर कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ स्फीयर की बात कर रहे हैं, तो स्फीयर में क्या हो जाएगा x माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का। तो जब आप इनका स्क्वायर ओपन करते तो यहाँ पे क्या आता है 2 to 4x प्लस का आएगा और माइनस का 6x आता है, माइनस का 8x आता है। तो जो सेंटर दिया होता है उसका डबल आता था ना, तो सेंटर जो दे रखे हैं और साइन अपोजिट हो जाता था, सर्कल अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा तो समझ में आ गया होगा। तो जैसे ही मुझे ये दिखा तो सेंटर जो दे रखा था साइन चेंज करके डबल कर दीजिए, तो 4 प्लस का माइनस 6 माइनस 8 मिलेगा ही मिलेगा। उससे मैंने ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए थे, दो ऑप्शन बचे थे। फिर होता क्या है, इसका स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर होता है, वो रेडियस के स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट होता है। जब आप इसको ओपन करेंगे पूरे को तो इधर आएगा 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, वो उधर जाएगा 6 के स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट होता है। तो ये मैंने डायरेक्ट कर दिया था, 2 का स्क्वायर 4, 9 और 16, 29 और 36 से सब्ट्रैक्ट होकर 7 दे देगा। ये मेरा आंसर है। तो ये पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी थी आपको, फिर भी करनी है तो फॉर्मूला सेम सर्कल की तरह लगता है, जैसे सर्कल में यूज करते थे सेम यहाँ पे रहता है, बस z कोऑर्डिनेट बढ़ जाता है। 68 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द मोमेंट अबाउट द पॉइंट ऑफ अ फोर्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस एक्टिंग थ्रू पॉइंट दिस। तो यार ये निकलेगा फोर्स का हमको क्रॉस कराना पड़ेगा इस पॉइंट से, तो ये हो जाएगा पॉइंट, इसका डिफरेंस निकाल लीजिए इन दोनों का, तो ये हो जाएगा 1i दिस माइनस 3j और दिस माइनस माइनस प्लस 4k। इसका कराएंगे हम क्रॉस, f कितना है 3i प्लस, तो जब क्रॉस कराएंगे तो इसका क्रॉस i से तो 0 हो जाएगा, कैसे होता है i j k, चाहे तो आप डायरेक्ट कर लीजिए या ऐसे कर सकते थे। और यहाँ पे है 1 माइनस 3 4 और 3 0 1,
तो ये वैल्यू आ जाएगी -3, आई वाला -3 आएगा और आई वाला -3 एक पार्ट में दे रखा है। बाकी आप कर सकते हैं, पूरी कैलकुलेशन करना आप कर लीजिए, आप पे डिपेंड करता है। सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, पहले आप पूरा आर निकाल लीजिए, आर क्रॉस एफ करा देना और कुछ नहीं करना इसमें। आर कैसे निकलेगा, दोनों पॉइंट से पहले सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और कुछ नहीं। इस क्वेश्चन में पूरी मैंने कैलकुलेशन नहीं की, मुझे पहले ही दिया एक पॉइंट सेपरेट है, ऑप्शन भी एलिमिनेट करते चलने साथ में। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। If A and B are vectors such that mod A given है, mod B given है, A cross B given है, then what is the acute angle? या यहाँ पे साइन लगा दीजिए, तो साइन थीटा कितना आ जाएगा, mod ऑफ A क्रॉस B, तो ये वैल्यू हो जाएगी रूट के अंदर 9 + 4 + 36 अपॉन में 2 × 7, तो ये हो जाएगा 1/2 साइन थीटा, यानी कि 30 डिग्री हमारा वैल्यू आ जाएगी। कि कैलकुलेशन आप कर सकते हो। 69 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 ये वैल्यू 0 दे रखी है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने वेक्टर में कर रखे होंगे इस टाइप के क्वेश्चन, A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A की वैल्यू इतनी है तो लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। या इस टाइप के क्वेश्चन आपने कर रखे। करना क्या होता है, एक पार्ट को उधर ले जाना होता है, फिर क्रॉस करना होता है। तो ये क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से आते हैं तो करिए, अदरवाइज स्किप कर दीजिएगा, बाद में करिए, लेकिन ये भी छोड़ने वाला क्वेश्चन नहीं है। अभी हम क्या कर रहे हैं कि A क्रॉस B प्लस C क्रॉस A को इक्वल कर दे रहे हैं, ये B क्रॉस C भी उधर भेज दे भाई, थोड़ी कम कैलकुलेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा लैम्डा -1 टाइम्स B क्रॉस C, ठीक है। अब हम लैम्डा इजी निकालेंगे, थोड़ी कम कैलकुलेशन हो जाएगी। कैसे, इस वाले पार्ट में A प्लस 2 टाइम्स B इज इक्वल टू हो जाएगा -3 टाइम्स C। अभी B से क्रॉस करा दीजिए, तो क्रॉस B क्रॉस B, तो ये वैल्यू हो जाएगी A क्रॉस B, ये तो 0 हो जाएगा, जिस क्रॉस में C से कराते हैं वैल्यू 0 हो जाएगी। इसको लिख सकते हैं 3 टाइम्स B क्रॉस C, क्योंकि क्रॉस यहाँ C क्रॉस B है, उल्टा करेंगे साइन चेंज हो जाता है। ये इक्वेशन 1 आ गई। अभी हमको C क्रॉस A निकालना है, तो C से क्रॉस कराने के लिए हमको ये C उधर भेज देंगे तो वैल्यू बचेगी, ये B उधर भेज देंगे तो A प्लस 3C की वैल्यू हो जाएगी -2B। अभी क्रॉस C करा दो भैया, तो ये क्रॉस C हो जाएगा, इसमें क्रॉस C करा देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी C क्रॉस A, क्रॉस C क्रॉस C 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस का C क्रॉस B, हम इसको लिख सकते थे 2 टाइम्स B क्रॉस C। अब अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो वैल्यू हो जाएगी 5 टाइम्स B क्रॉस C, और ये वैल्यू कितनी है, लैम्डा -1 की वैल्यू 5 है, तो लैम्डा की वैल्यू 6 आ जाएगी, यानी डी पार्ट सही हो जाएगा। इसमें कोई तुक्का नहीं लगाना यार, ये आपको करनी ही करनी है, इसमें कोई तुक्का नहीं लग सकता, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो डेटा दिया होगा ना, 2 सिर्फ A प्लस B प्लस C दे रखा है, तो आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे डेटा किसी भी फॉर्म में दे सकता है, ये क्वांटिटी 2 3 दे रखी थी, 5 6 दे सकता है, क्वांटिटी बदल सकता है। जैसे ये क्वांटिटी बदल जाएंगी तो आंसर भी चेंज हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का कोई फिक्स आंसर नहीं है, आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। हाँ, आप थोड़ी सी इजी कैलकुलेशन कर सकते थे, B क्रॉस C को यहाँ रोक के A क्रॉस B और C क्रॉस A निकाल के, हमने बस 2 ही कैलकुलेशन करनी पड़ी और उधर बेच के हम एक कंपेयर करा देंगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। If the vector K and A are parallel to each other, then what is K? ये तो 0 हो जाएगी यार। एक क्रॉस वेक्टर उसका उसी सीधा भाई, एक वेक्टर जैसे x I क्रॉस I करेंगे, I एक दूसरे के पैरेलली तो होते हैं, उनका क्रॉस करेंगे तो 0 होता है। पैरेलल वेक्टर का क्रॉस 0 होता है, परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट 0 होता है, इतना ध्यान रखिए, 0 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं करता है, देख के टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 73 आपको करना है, ये आपको कमेंट करना है, हम आपके लिए देखे जा रहे हैं। तो आज की वीडियो में यार इतने रखते हैं। ये सेशन बहुत अच्छा था, अच्छे क्वेश्चन थे, लेंथी क्वेश्चन थे, और कई बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन को छोड़ देते हैं जनरली। इस क्वेश्चन को, इस सेशन को 2 से 3 बार जरूर देखिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। अच्छी लगे तो यार कोई आपके पास मेथड होगी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम और अच्छे तरीके से या कम शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं, तो वो प्लीज मेंशन करिएगा, हम उस मेथड को जरूर इंक्लूड करेंगे।